और ये फोटो बन गई मौत की सेल्फी। दरअसल सोमवार को शिवम अपने 4 दोस्तों के साथ जगत सागर तालाब में पिकनिक मनाने गया था। नहाने के दौरान जब इन लोगों ने पानी में खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश की तो सेल्फी लेने के दौरान शिवम और उसके एक दोस्त का पैर पानी में फिसल गया। शिवम के दोस्तों ने तुरंत दोनों को बचाने की हर संभव कोशिश की। शिवम के दोस्त को बचाने में वो सफल रहे, लेकिन इस हादसे में शिवम की जान नहीं बच पाई क्योंकि शिवम काफी गहराई में चला गया। बाद में लोगों की मदद से तालाब से शिवम को निकाला गया, लेकिन तब तक शिवम की मौत हो चुकी थी। इससे हम लोगों का पैर स्लिप हो गया, टॉवेल छूट गई तो हम लोग तीनों लोग डूब गए। इसमें से एक लड़का उठा तो बच गया। हम 2 मिनट तक पानी में डूबे रहे और वो भी डूब गया। हम जैसे हमने अपने हाथ ऊपर करे तो हमारे बाल ऊपर आए तो उन 2 लड़कों ने जो बचे हुए थे उन 2 लड़कों ने हमें पानी में से निकाला। फिर हमारे मुंह से खून की उल्टियां हुई। फिर उसको ढूंढा हम लोगों ने, गाँव में गए, किसी कैरापी वाले को लाए, कोई नहीं आया। फिर बाद में 4-5 लोग आए, उन्होंने देखा, नहीं मिला तो हम लोगों ने पुलिस को फोन। वहीं नौगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला ये है, अस्पताल नौगांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवम त्रिपाठी पिता सुभाष त्रिपाठी 24 वर्ष नौगांव तालाब में डूबने से मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। इस सूचना पर थाना नौगांव में मर्ग क्रमांक 2215 पंजीबद्ध किया जाकर जांच की जा रही है। पीएम कराया गया है। तो पीएम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। जांच में आएगा उसका कारण, कैसे डूबा, कैसे मृत्यु हुई। सेल्फी लेने के शौक ने शिवम की जान ले ली। युवाओं को कई तरह के ऐसे शौक होते हैं जो अक्सर उन पर ही भारी पड़ते हैं। शौक रखना अच्छी बात है, लेकिन उसे अपनी सनक बना लेना आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। सुनील उपाध्याय, ईटीवी न्यूज, छतरपुर। जल उठी जननी एक्सप्रेस, एक के बाद एक 5 धमाके हुए हैं। अस्पताल में दहशत फैली है। एलपीजी गैस से जननी एक्सप्रेस चल रही थी। हादसे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? तो जननी एक्सप्रेस में धमाके हुए, एक के बाद एक 5 धमाके हुए हैं। जल उठी जननी एक्सप्रेस, एलपीजी गैस से चल रही थी जननी एक्सप्रेस, जिस दरमियान ये हादसा हुआ। हादसे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, बड़ा सवाल है। तो जननी एक्सप्रेस जल उठी है, एक के बाद एक 5 धमाके हुए हैं। अस्पताल में दहशत फैली है इसके चलते। तो एक के बाद सतना जिले के नागौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब जननी वार्ड के बाहर खड़ी जननी एक्सप्रेस धू-धू कर जलने लगी और उसमें एक के बाद एक करके 5 धमाके हुए। अस्पताल के अंदर दहशत का माहौल हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर भर्ती लोग धुएं और धमाके सुनकर बाहर निकल आए। काफी देर बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब जाकर आग बुझाई गई। जननी एक्सप्रेस में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि जननी एक्सप्रेस घरेलू गैस सिलेंडर से चल रही थी। अपना एमपी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, एक और ब्रेक के बाद भी। अलवर की हो या बुलंदशहर की, भिलाई, भागलपुर, सतना, इंदौर या धनबाद में घटी घटना, जोधपुर से लेके जौनपुर, आगरा से लेके आरा की हर हलचल भरपूर। हुजूर, आपका शहर, आपकी खबर, आपकी जुबान। समझे? सही समझे? हाँ, news18.com अब हिंदी में। अन्नदाताओं की मेहनत के साथ है मध्य प्रदेश सरकार। तभी तो फसलें लहलहाती हैं मध्य प्रदेश में। प्रदेश में खेती अब लाभ का काम है यार। तकनीकी से ये लाभ और भी बढ़ सकता है। नई नई तकनीकी को लोगों तक पहुंचाने के लिए हुआ पूरे प्रदेश में कृषि मेलों का आयोजन।
और कृषि की नई तकनीकी की सूचनाएं लिए ये कृषि रथ पहुंचे पूरे प्रदेश के किसानों तक। अन्नदाताओं के मध्य प्रदेश में उनके हम कदम हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तभी यहां कृषि विकास दर ने लगभग 25% का आंकड़ा छुआ है और इसी का महोत्सव मनाया था मध्य प्रदेश में। नसरुल्लागंज से शुरू हुए इस अभियान का नेतृत्व स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया था। इस विकास के लक्ष्य को पाने और अन्नदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने प्राकृतिक आपदा पर 3048 करोड़ रुपए की मदद, कृषि बीमा पर 2504 करोड़ रुपए अनुदान दिया है। आज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, आनंद का दिन है। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। ये खुशियों का प्रदेश है, फसलें लहलहाती है यहाँ। बड़ी खबर है, सुहागपुर शहडोल जिला से अस्पताल के गोडाउन में आग लगने के मामला सामने आया है। आईसीयू के मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया है। जनरल वार्ड में धुआं भरा है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। तो जिला अस्पताल के गोडाउन में आग लगने का मामला सामने आया है। सुहागपुर शहडोल से खबर है, जिला अस्पताल के गोडाउन में आग लगने का मामला सामने आया है। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। हालांकि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाया जा रहा है, आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे ही गोडाउन में धुआं भर गया है। जिला आईसीयू के मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। जनरल वार्ड में भरा है धुआं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। आईसीयू के जो मरीज हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आईसीयू में जनरल वार्ड जो है उसमें पूरा धुआं भर गया है। आग बुझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। शहडोल से खबर है, जहां पर जिला अस्पताल में आग लगी है। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। धुआं भर गया है जनरल वार्ड में। अब आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.hindi.news18.com पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। आगे देखें छत्तीसगढ़ की खबरें। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे शकुन एडवर्टाइजिंग, वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
छत्तीसगढ़ वो गढ़ है जिसके आज भी कुछ अनछुए पहलू हैं। खनिज और प्राकृतिक सुंदरता का धनी है, फिर भी कई अनसुलझी समस्याएं हैं। कुछ राजनीति की, कुछ जनता की। वक्त के पन्नों में छिपे हैं ऐसे कई सवाल। आप देख रहे हैं ETV न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग-रोधक सीमेंट। समिति की बैठक में पार्टी की रणनीति तैयार, केंद्र और राज्य के कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी पार्टी। मीटिंग में मुख्यमंत्री रमन सिंह भी रहे मौजूद। रायपुर में बाप ही निकला मासूम बेटी का हत्यारा, अवैध संतान होने के शक में दिया वारदात को अंजाम, हत्या कर लाश को ट्रेन में लगाया ठिकाने। बेमेतरा की उप जेल में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत, जेल प्रशासन ने साधी चुप्पी, चोरी की वैन खरीदने के आरोप में था बंद, शनिवार को नहीं मिल पाई थी जमानत। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने बस्तर में 2 ग्रामीणों को किया अगवा, एक की निकाली आंख, आरक्षक की पत्नी से भी की मारपीट, पुलिस ने बढ़ाई सर्चिंग। और उड़ीसा के मलकानगिरी में झीरम कांड के 3 आरोपी नक्सलियों ने किया समर्पण, तहतवाड़ा और तोंगपाल के हमलों में भी थे शामिल, एसपी के सामने डाले हथियार। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं रिजवाना कुरैशी। इस घंटे की प्रदेश की 3 बड़ी खबर की बात करेंगे। पहली खबर बेमेतरा से है, जहां कैदी की जेल में संदिग्ध मौत हो गई है। मौत की वजह जेल प्रशासन नहीं बता पा रहा है। वहीं दूसरी खबर जगदलपुर की, जहां नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में अगवा 2 ग्रामीणों में से एक की आंख निकाल दी। तीसरी बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर मासूम बेटी की हत्या पिता ने कर दी है। तीनों खबरों को हम विस्तार से दिखाएंगे। बेमेतरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेमेतरा उप जेल में विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौत के बाद ही कैदी को सुबह 5 बजे जिला अस्पताल बेमेतरा में लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूत्रों की माने तो इसकी मौत रात 2 बजे के करीब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, घटना के बाद से जेलर और एसपी मीडिया से बचते रहे। आपको बता दें कि मृतक विचाराधीन कैदी के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं, जिसे ये आसानी से समझा जा सकता है कि इसके साथ जमकर मारपीट की गई है। मृतक को क्राइम ब्रांच ने चोरी की वैन खरीदने के कारण गिरफ्तार किया था, लेकिन शनिवार होने की वजह से उसे जमानत नहीं मिल पाई थी। अब परिजनों ने जेल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया है। दिखवाएंगे ना। बेटा के मौत में मुझे शंका जाहिर है। ये हॉस्पिटल में मतलब जेल ले गया था वो, और पुलिस वाला 2 झिंग उसके साथ गए थे, और वहाँ सब शर्त था। हम अपने बेटा को 7 बजे छोड़ के आए थे जेल में, मस्त था वो। ये शनिवार का। आपको क्या सूचना मिली उसके बाद? उसके बाद आज मिल रहा है मुझे सूचना। जेल में हम बोले थे तो कल आ सकते हैं मुलाकात करने के लिए, बोला रविवार है नहीं आना है आपको, नहीं आए। अब उसके साथ क्या किए क्या नहीं किए नहीं जानता। आज हमें कोटवार द्वारा फोन में बताया गया है। पर तो हमारे पास थाना प्रभारी ने लिख के दिया था चिट्ठी कि एक कैदी जो है गंभीर रूप से बीमार था और उसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कि डेथ हो गया है। तो इस कारण से चूंकि वो कैदी था, इस कारण से वो उसको हम तो जेल में विचाराधीन कैदी की मौत हुई है। जेल प्रशासन के पास भी जवाब नहीं है कि कैसे मौत हुई है। बेमेतरा उप जेल में विचाराधीन कैदी की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मौत के बाद ही कैदी को सुबह 5 बजे जिला अस्पताल बेमेतरा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों की माने तो इसकी मौत रात 2 बजे के करीब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, घटना के बाद से जेलर और एसपी मीडिया से बचते नजर आए, मीडिया के सवालों से बचते नजर आए।
विचाराधीन कैदी के पूरे शरीर पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये समझा जा सकता है कि उसके साथ में जमकर मारपीट की गई है। मृतक को क्राइम ब्रांच ने चोरी की वैन खरीदने के मामले में गिरफ्तार किया था। शनिवार होने की वजह से उसे जमानत नहीं मिल पाई थी। अब परिजनों ने जेल पर प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हमारे बेमित्रा संवाददाता कोमल राजपूत। कोमल, कैसे मौत हुई कैदी की, क्या कुछ अब साफ हो पाया अभी तक? जेजबाना आपको बता दी, शनिवार को इस कैदी को जो है अवैध शराब बेचने के जुर्म में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद में इसे 151 प्रतिबंधात्मक धारा के तहत जेल में दाखिल करा गया था। परिजनों का कहना है कि जब इस कैदी को जेल में दाखिल करा गया तब वो बहुत स्वस्थ था, उस पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, किसी भी तरह से कुछ नहीं था। वहीं जब कैदी को जेल में दाखिल किया गया उसके बाद में आज सुबह आनंद फानंद में जेलर के द्वारा जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती के कराने के 10 मिनट बाद ही डॉक्टरों ने संदिग्ध घोषित कर दिया गया है। उसके बाद में परिजनों को लाश को देखने तक नहीं दिया गया। जब मीडिया के दबाव के बाद में लाश को देखा गया था तो देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी कि उसके पूरे शरीर में हर जगह मार के सीधा सा चोट के निशान थे। इसके बाद में पुलिस प्रशासन और जेल के जो भी अधिकारी हैं वो मीडिया से मुखातिब होने से बचते रहे। वहीं जेलर से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि जब सारे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तब उनसे अगर तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद में स्थिति साफ हो जाएगी। तब उन्होंने देखने से मना कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अभी मैं सीसीटीवी कैमरा नहीं देखूं। जी रिजवाना जी कोमल, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब कैदी को लाया था तो वो ठीक था बिल्कुल, उसके बाद अब जो शरीर पे चोट लगे तो इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुरी तरह से मारपीट की गई है जिसके चलते इसकी मौत हुई है। जी बिल्कुल, पूरे शरीर में सभी तरफ उनके चोट के निशान से उनके साथ जमकर मारपीट की गई है। इस बात से मना नहीं किया जा सकता। वहीं ये बात हमेशा आती रहती है कि जब कोई भी नया कैदी जेल में दाखिल होता है उनके साथ में पैसे की जमकर उगाही की जाती है। अगर वो पैसे देने में आनाकानी करते हैं तो उनके साथ में मारपीट की जाती है। इस तरह के वाक्य हमेशा आते रहते हैं। इसके बावजूद भी जेल प्रशासन इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देते। उसमें एक बात और है कि पुलिस अब इसलिए बचने की भी कोशिश कर रही है कि मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। यहाँ के जिनके परिजन है उन्होंने डॉक्टर के ऊपर में आरोप लगाने के बाद में डॉक्टर ने इसे रायपुर रेफर कर दिया, वहाँ पोस्टमार्टम इसका होगा। जी रिजवाना जी कोमल, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस बारे में? परिजनों का सीधा जेल प्रशासन के ऊपर अपने पुत्र की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका सीधा सा आरोप है कि जेल में ही उसके साथ मारपीट की गई, उसकी हत्या की गई। जी रिजवान जी बिल्कुल, शुक्रिया ऐसे तमाम बातचीत के लिए। तो इतनी बुरी तरह से मारपीट की गई कि कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब लाया गया था जेल तो वो ठीक था, लेकिन मृतक के शरीर पर चोट के बुरी तरह से जो चोट के निशान पाए गए, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैदी के साथ में जमकर मारपीट की गई है। उधर जेल प्रबंधन या पुलिस से कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। तो जेल में विचाराधीन कैदी की मौत हुई है। बेमित्रा उप जेल में कैदी की मौत हुई है। कैदी को सुबह 5 बजे जिला अस्पताल बेमित्रा लाया गया। बताया जा रहा डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि इसकी मौत रात 2 बजे के करीब हो चुकी थी। इतने घटना के बाद से जेलर और एसपी मीडिया से बचते हुए नजर आए हैं। विचाराधीन कैदी के पूरे शरीर पर चोट के निशान भी देखे गए हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके साथ में जमकर मारपीट की गई है, जिसके बाद कैदी की मौत हुई है। वहीं मृतक को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। बस्तर में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने जगदलपुर के मुदेनार से 2 ग्रामीणों को अगवा कर उनके साथ ज्यादती की है और एक ग्रामीण की आंख निकाल ली। दरअसल बेसपुर के सहायक आरक्षक हिडमू के परिवार के 2 सदस्यों को नक्सली उठा ले गए। नक्सलियों ने आरक्षक के घर में तोड़फोड़ की और उसकी पत्नी को बुरी तरह से पीटा। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। दोनों ग्रामीण अभी भी नक्सलियों के कब्जे में हैं और उनके साथ बर्बरता किए जाने की खबर है। फिलहाल इस वारदात के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इस इलाके में पुलिस से नक्सली मुठभेड़ हुई थी। नक्सलियों ने इसी मामले में मुखबिरी के शक में कार्रवाई की है। पुलिस ने सूचना मिलते ही इलाके की सर्चिंग बढ़ा दी है। नक्सलियों की एक बार फिर से करतूत देखने को मिली है। 2 ग्रामीणों को अगवा कर आंख निकाली है। नक्सलियों के कब्जे में अभी भी 2 ग्रामीण हैं। आरक्षक की पत्नी की नक्सलियों ने पिटाई की है। वहीं मुखबिरी के शक के चलते नक्सलियों ने ये पूरी बर्बरता को अंजाम दिया है। पहले जो इनकाउंटर हुआ था पुलिस और नक्सलियों के बीच में, उसमें नक्सली भाग खड़े हुए थे। फिर बाद में उनको ऐसा लगा होगा कि खबर पुलिस को किसने दी, तो एक मुखबिरी के संदेह में एक मुदेनार का ही व्यक्ति है, उसके घर में तोड़फोड़ भी किए लोग, गाड़ी को भी डैमेज किए हैं। फिर पुलिस कल जाकर उसका सामान वामान पूरा लेके आई है। उसकी वाइफ को भी पीटे हैं जो दरभंगा में एडमिट है।
और उसके घर के 2 लोगों को, एक उसके मामा को और उसके भाई को भी नक्सली जो है वो ले गए अपने साथ में। और कल ऐसी अपुष्ट जानकारी आ रही थी कि उसकी आंखों में चोट वोट है कुछ। अभी कुछ ग्रामीणों ने बताया है कि जो उधर मारजूम का नेपाल तरफ से आए हैं कि एक आंख को उन्होंने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है उसकी पिटाई के दौरान। उड़ीसा के मलकानगिरी में पुलिस अधीक्षक के समक्ष 3 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक राधिका और इरा ये दोनों काली मेला के सदस्य बताए जा रहे हैं। तो वहीं इरमा कवासी नाम का नक्सली जगदलपुर, झीरम, टहकवाड़ा और तोंगपाल में हुए नक्सली हमलों में शामिल रहा है। इन तीनों नक्सलियों के द्वारा मलकानगिरी एसपी के सामने सरेंडर किया गया है। तो 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है एसपी के सामने। झीरम, टहकवाड़ा और तोंगपाल हमले में ये शामिल थे तीनों नक्सली, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस अधीक्षक के सामने। जानकारी के मुताबिक आपको बताया कि राधिका और इरा ये दोनों काली मेला के सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं इरमा कवासी नाम का नक्सली जगदलपुर, झीरम, टहकवाड़ा और तोंगपाल में हुए नक्सली हमलों में शामिल रहा है। इन तीनों नक्सलियों के द्वारा मलकानगिरी एसपी के सामने सरेंडर किया गया है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। नया कलेवर, नया अंदाज, सबसे तेज, सबसे पहले ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। कुंभ गर्व है शक्ति का और प्रयत्नों के प्रारंभ करने का। परम पूज्य संत शिरोमणि श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार के आशीर्वाद से श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट द्वारा इसी उद्देश्य से सामाजिक कुंभ शिविर 19 से 27 अप्रैल 2015 तक आयोजित है। आप सभी सपरिवार आमंत्रित हैं। सबके रखते बरोबर ध्यान, अब्बड़ मयारुक हमर सियान। चलो संगी चलो मितान, चौपाल में लगे है लोक सुराज अभियान। हमन तुम्हार गांव घर में आबो, सुख दुख लगोठियाबो। 14 अप्रैल ले 13 मई तक प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान में स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के कोनो भी गांव, कोनो भी सरकारी ऑफिस में अचानक पहुंची। आम जनता संग मिल बैठ के सुख दुख गोठियाही। जनता ले मिले सुझाव और समीक्षा ले काम काज में तेजी आही। अधिकारी और जनप्रतिनिधि संग बैठक करके सुराज के अंजोर आखिरी छोर तक पहुँचाए बर बढ़े कदम ले जन जन में पक्का हो ही लोक सुराज के विश्वास। सबके साथ सबके विकास। खबर रायपुर से है। रायपुर में पिता ही अपनी मासूम बेटी का कातिल निकला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है और मासूम साक्षी उसकी बच्ची नहीं है। इस बात को लेकर आए दिन पत्नी पति के बीच में विवाद होता था और बेटी साक्षी को वो पसंद नहीं करता था। इसी को लेकर आरोपी ने मासूम बेटी साक्षी की हत्या कर दी और लाश किसी ट्रेन में फेंक दी। इधर पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि बच्ची का शव बरामद होने के बाद ही मामले का खुलासा किया जाएगा। तो मासूम बेटी की हत्या की है बाप ने। मासूम बेटी की हत्या कर शव को ट्रेन में फेंका है। हालांकि जो शव है वो बरामद नहीं किया जा सका है। अवैध संतान होने के शक में ये हत्या की है। पुलिस के मुताबिक कि आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है, जिसके चलते ये हत्या की है। ये घटना को, ये वारदात को अंजाम दिया है। उसका आरोपी का कहना है कि मासूम बच्ची उसकी बच्ची नहीं है, जिसको लेकर आए दिन इन दोनों के बीच में विवाद होता था और वो मासूम बच्ची को पसंद नहीं करता था। इसी को लेकर आरोपी ने मासूम बेटी साक्षी की हत्या कर दी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हमारे रायपुर संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े। स्वप्निल, और क्या कुछ जानकारी है? क्या शव बरामद हो पाया बच्ची का अब तक?
जी देखिए रिजवाना, जो बच्ची का शव है वो बरामद नहीं हो पाया है। ये पूरी आपको जानकारी दे दूं, ये घटना 16 अप्रैल की थी। 16 अप्रैल को बच्ची का अपहरण हुआ था। ये रिपोर्ट खुद उसको बच्ची के जो पिता है सुनील माखीजा ने न्यू राजेंद्र नगर थाने में लिखाई थी। और जब पुलिस इस मामले की तफ्तीश की तो जब उसके माता पिता का बयान हुआ तो दोनों के बयान जो है काफी विरोधाभास बयान थे, जिसमें सुनील माखीजा सीधे शक के दायरे में आए थे। और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये खुलासा हुआ है कि जो बच्ची को जो है वो उसके पिता पसंद नहीं करते थे। और उनका एक शक और भी था, उनका ये आरोप था कि उनकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। और इसी शक के चलते जो 3 साल की मासूम जो साक्षी माखीजा है उसकी उस पिता ने हत्या कर दी। और जो बच्ची का शव है नौतनवा एक्सप्रेस उसमें हत्या करके वो शव नौतनवा एक्सप्रेस में छोड़ दिया, ऐसी जानकारी पुलिस को दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। पुलिस का ये कहना है कि जब बच्ची का शव बरामद कर लिया जाएगा तब इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए तो ये शक उसके पिता ने, सुनील माखीजा ने शक किया कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध था। और जो दूसरा व्यक्ति उसके ये बच्ची जो है साक्षी बच्ची, ये इस शक के ये जो है 3 साल की मासूम बच्चे की हत्या उसके पिता ने की। जी रिजवाना। जी स्वप्निल, पुलिस से क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, किस तरह का प्रयास कर रही है शव को ढूंढने के लिए? जी देखिए अभी जो शव है उसके बरामदगी के लिए जो पुलिस की टीम है वो रवाना की गई। नौतनवा एक्सप्रेस में ये डाला है तो कहीं न कहीं जो नौतनवा एक्सप्रेस है वो उत्तर प्रदेश जाती है, तो एक टीम जो है उत्तर प्रदेश रवाना की गई। इसके साथ ही जो आस पड़ोसी जो राज्य है, छत्तीसगढ़ के जो आस पड़ोस के राज्य है, वहां भी पुलिस ने एक नोटिस जारी किया, सर्कुलर जारी किया कि अगर किसी बच्ची का शव ट्रेन में मिलता है, जीआरपी से संपर्क किया गया है कि बच्ची का शव अगर ट्रेन में मिलता है तो इसकी सूचना पुलिस को, रायपुर पुलिस को दी जाए। तो फिलहाल पुलिस की यही कोशिश है कि जो बच्ची का शव है उसको बरामद किया जाए। और जो बच्चे के पिता है उसको अभी न्यू राजेंद्र नगर थाने में रखा गया है। और इस मामले पे जांच पड़ताल की जा रही, पूछताछ की जा रही कि आखिर बच्ची को कब इसने मारा और किस तरीके से मारा। इसमें पूरे जो बिंदु को है पुलिस अभी खंगाल रही है। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, लगातार जांच पड़ताल चल रही है, कोशिशें जारी हैं। शुक्रिया से तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध शक के चलते, संबंध के चलते ये हत्या की है मासूम बच्ची की। पिता ने ही उसके बाद शव को ट्रेन में फेंक दिया है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बिलासपुर नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के बीच आज जमकर विवाद हुआ। कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर और भाजपा पार्षदों पर पहले आयोजित हुई सामान्य सभा में बिना विपक्ष की सहमति के शहरवासियों पर जबरन टैक्स ठोकने का आरोप लगाया है। टैक्स वापस लेने की मांग को लेकर विशेष सभा का आयोजन किया गया और इस विशेष सभा में पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में जमकर विवाद हुआ और आरोप प्रत्यारोप के साथ मामला गाली गलौज और धक्का मुक्की तक पहुंच गया, जिसके बाद नगर निगम के अध्यक्ष के दखल के बाद महापौर ने पूर्व में बढ़े सभी टैक्स को शून्य घोषित किया। वहीं सदन में उपस्थित महापौर और सभापति ने किसी तरह की कोई विवाद होने की बात नहीं कही है। जबरन टैक्स ठोकने के मामले में ये पूरा हंगामा किया गया है। भाजपा और कांग्रेसी पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की हुई है, गाली गलौज की जमकर एक दूसरे को दी गई है। हंगामे के बाद सभी टैक्स को शून्य घोषित किया गया है। महापौर ने शून्य घोषित किया है सभी टैक्स को। में कुछ नए नवनिर्वाचित पार्षद हमारे सम्मानित साथी चुनकर के आए हैं जो सदन की मर्यादा को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं। सदन में महिलाओं की उपस्थिति के बावजूद भी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आपकी भीड़ में धक्का मुक्की होते रहता है, ऐसा कोई वो नहीं है। वो हिसाब से उन्हें धक्का नहीं दिया, उनकी मंशा होनी थी। सदन भीड़ का कोई अड्डा नहीं है। यहाँ चुनिंदा पार्षद लोग आते हैं, पदाधिकारी लोग रहते हैं। आप इसको कैसे क्या होता है, पार्षद लोग उत्तेजित हो जाते हैं और पार्षद लोग अपना यानी कि क्या मालूम कैमरे में आने के लिए, क्या वार्डों का अपनी वार्डों के पार्षदों को दिखाने के लिए फोटो खिंचवाते हैं। 12 जून 2014 को भिलाई में गैस हादसे के एक आरोपी को पुलिस ने पकड़कर मुचलके पर रिहा कर दिया। गिरफ्तारी और रिहाई इतने चुपके से हुई कि किसी को खबर नहीं हुई। हादसे के बाद 7 स्तरों पर जांच हुई। जांच रिपोर्ट 6 महीने बाद पेश हुई तो घटना से संबंधित 3 विभागों के अधिकारियों को दोषी पाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने दौरे में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही।